अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हमारे कोर्स का लास्ट एरिया, लीगल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, इसमें दो तरह से हम पढ़ेंगे। एक तो ये मेरे पास आईसीएमए के स्ट्रेट एक्ट से था, तो इसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें मौजूद नहीं है, जैसे कि रेशियो डेसिडेंडी, ऑबिटर डिक्टा वगैरह, वो मैं आपको लुकमान बेग साहब की किताब से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम कंप्लीट कवर कर लेंगे जितना है। वैसे तो लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन हमारे पास कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं उसमें से। ठीक है, तो वो हम इस तरह से उसको कवर कर लेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे कि लॉ की डेफिनेशन क्या होती है। हमने पहले भी बात करी थी कि लॉ बेसिकली क्यों बनाया जाता है। डेफिनेशन देखते हैं। लॉ मींस अ सेट ऑफ रूल्स और अ सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट डिजाइन एंड एनफोर्स बाय द स्टेट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पीपल। देखिए, लॉ हमेशा हमारी सहूलत के लिए बनाया जाता है। वो अलग बात है कि हम उससे बच रहे होते हैं, लेकिन ये हमेशा हमारी सहूलत के लिए बनाया जाता है कि हम बेहतर जिंदगी गुजार सकें। क्योंकि देखिए, अगर जैसे कि ट्रैफिक रूल्स है, अगर ट्रैफिक रूल्स ना होते तो आपको पता है कि ट्रैफिक का निजाम किस तरह से होता। इसी तरह अगर कारोबारी मर्केंटाइल लॉ नहीं होता तो आपको पता है किस तरह से निजाम होता। तो लॉ हमेशा एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक सिस्टम बनाया जाता है जिससे लोग अपनी जिंदगी को प्रॉपर तरीके से गुजार सकें, और इसको इम्प्लीमेंट कराना रियासत की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ना सिर्फ इसको बनाया जाए बल्कि इसको इम्प्लीमेंट कराना भी रियासत की ही जिम्मेदारी होती है। बनाना तो होती है, इम्प्लीमेंट कराना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। हमारा काम उसको फॉलो करना होता है कि हम उसको फॉलो करें और बेहतर तरीके से जिंदगी गुजार सकें। ठीक है, वो एक अलग चीज है कि हम भी फेल हैं और रियासत भी फेल हो जाती है। वो प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं करा पाते और हम प्रॉपर फॉलो नहीं करते। ठीक है, लेकिन बात ये है कि लॉ बनाया इसलिए जाता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है, एक रूल्स का मजमू होता है जो दर हकीकत सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि हम जो है वो अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें और हर चीज एक कंट्रोल में रहे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मर्केंटाइल लॉ क्या है। ये भी हमने पहले बात करी थी कि बेसिकली ऐसा लॉ जो कि ट्रेडिंग मैटर्स, बिजनेस सेलिंग को। ठीक है, बिजनेस लॉ इज द पार्ट ऑफ सिविल लॉ। ठीक है, आपको पता है क्रिमिनल लॉ है, एक सिविल लॉ है। क्रिमिनल लॉ जिसमें क्राइम्स वगैरह सारी चीज होती है, वो आगे हम देखेंगे। बिजनेस लॉ इज द पार्ट ऑफ सिविल लॉ which deals with the rights and obligation of persons dealing with each other. It includes law relating to contract, partnership, sale of goods, negotiation. देखिए, वही बात उन्होंने कही है कि बेसिकली बिजनेस लॉ क्या है, एक सिविल लॉ का ही पार्ट है। ठीक है, यही वजह थी कि हम इसमें हमेशा जब भी हमने यूज किया वो वर्ड सूट का यूज किया, कभी भी केस का वर्ड यूज नहीं किया। क्योंकि केस का वर्ड यूज होता है हमेशा क्रिमिनल लॉ में। ठीक है, सिविल लॉ में हमेशा कौन सा वर्ड यूज होगा? सूट का वर्ड यूज होगा। तो बिजनेस लॉ एक पार्ट है किसका? सिविल लॉ का। ठीक है, जो कि क्यों बनाया गया है? ताकि हमारे जो भी कारोबारी मामलात हैं वो बेहतर तरीके से चल सके। ठीक है, जो भी बेहतर तरीके से चल सके। जैसे कि बेसिकली सिविल लॉ किस लिए? प्राइवेट रिलेशंस के ऊपर है। लोगों के आपस में जो प्राइवेट रिलेशंस होते हैं ना, उनके लिए बेसिकली सिविल लॉ फॉर्म किया गया कि अगर उनमें किसी भी किस्म के डिस्प्यूट्स आते हैं, किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ पार्टनरशिप, तो अपना जाती बिजनेस है मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलके। ठीक है, अब मैं लोगों से जब बाइंग एंड सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स करूंगा तो ये मेरे पर्सनल रिलेशन हो रहे हैं, प्राइवेट रिलेशन हो रहे हैं। अगर इनमें कोई डिस्प्यूट आएगा तो वो कैसे सॉल्व होगा? वो बेसिकली सिविल लॉ के तहत सॉल्व होगा, तो उसको सिविल लॉ करते हैं। और यही वजह है कि सिविल लॉ का ही एक पार्ट है बिजनेस लॉ, जो कि प्योरली ट्रेड से लिंक है, जिसमें आपका पार्टनरशिप भी आ गया, सेल ऑफ गुड भी आ गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आ गया और आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह सारे आ गए। इसके अलावा एक पब्लिक कैरियर एक्ट होता है, वो सब आपके कोर्स में है नहीं। जो आपके कोर्स में उनके नाम। ठीक है, तो वो किस लिए? कि आपको बिजनेस में पता चले कि बिजनेस में किस तरह से जो भी डिस्प्यूट्स आएंगे उनको रिजॉल्व किया जाए। यही वजह है कि आपने उसमें डैमेजेस भी पढ़े, उनकी रेमेडीज भी पढ़ी, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, वो तमाम मामला पढ़ते हुए आए जो कि आपके बिजनेस से लिंक होते हैं। फिर वाई आईसीएम में स्टडी लॉ, हम लॉ क्यों पढ़ते हैं, ये भी बात है।
The objective of study law in accountancy is to be aware when legal problems arise, be able to judge when outside assistance is required, evaluate financial implications of law and communication with the lawyers. हम बेसिकली लॉ सिर्फ इसलिए पढ़ते थे कि हमारा काम कोर्ट जाके केस लड़ना नहीं होता, कोर्ट जाके सूट हमने डिफेंड नहीं करना, हमने फाइल नहीं करना, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। हम बेसिकली लॉ सिर्फ इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि हमने ये देखना है कि कौन से डिस्प्यूट की इंटेंसिटी इतनी है कि इसमें हमें आउटसोर्स लॉयर की सर्विसेज रिक्वायर्ड है। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं हर मामला उठा के आउटसोर्स लॉयर को दे दूं, क्योंकि आपको पता है लॉयर जो है एक पैसे चार्ज करते हैं, एक अमाउंट चार्ज करते हैं, और हम क्योंकि एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन ले रहे हैं तो ठीक है, पाकिस्तान में चले लॉयर फिर भी कम चार्ज करते हैं, लेकिन बाहर मुल्कों में लॉयर आवर्स के हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं कि अगर वो 40 आवर्स आपके लिए काम करेगा तो 40 आवर्स के पैसे चार्ज करेगा, पर आवर रेट होता है उनका, और ये एक एक्सपेंसिव सर्विस होती है, ठीक है। तो बात यही है कि हम लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, हम लॉ बेसिकली अकाउंटेंसी के स्टूडेंट या बिजनेस के स्टूडेंट लॉ इसलिए पढ़ते हैं कि हमने ये देखना है कि कब हमें आउटसाइड सर्विस रिक्वायर्ड है, कब हमें रिक्वायर्ड नहीं है, और अगर रिक्वायर्ड है तो उसकी फाइनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। ऐसा तो नहीं है कि लॉयर ले रहा हो 10 लाख रुपए और डिस्प्यूट हो 5 लाख रुपए का, तो फिर तो मैं बेहतर है कि डिस्प्यूट की तरफ चला जाऊं कि खुद ही कुछ ना कुछ कर लूं उसमें, ठीक है। फिर अगर लॉयर आ रहा है तो उससे कम्युनिकेशन करने के लिए भी एक बंदा चाहिए होता है, तो वो भी आपके लिए जरूरी है कि आप उससे कम्युनिकेट करके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को जज कर सकें, ठीक है। तो ये चीजें भी आपने देखनी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम पढ़ते हैं वेयर टू अप्लाई लॉ इन प्रैक्टिकल लाइफ। A general knowledge of important legal principles and how they apply to certain problems will help in avoiding conflict with the people around us. Civil law involves a problem that impact on people's everyday life, like debts, tenancy issues, sale of goods, etc. One should know the law to which he is subject, because generally ignorance of law is neither excuse nor defense. देखिए, ये आपने बड़ा एक मशहूर लीगल मैगजीन में आपने रोड पे भी लिखा पड़ा होगा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ठीक है। कि अगर आप खुद से लॉ को इग्नोर करते हैं तो आपके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे इस लॉ का पता नहीं था इसलिए मैंने ये काम करा। मतलब आप किसी से पैसे लें और खा जाएं और बोले यार मुझे तो नहीं पता था पैसे लेके खाना जुर्म है, या ये काम नहीं कर सकते आप, या आप ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट तोड़ दें और आपके जब चालान कटने लगे आपके मुझे तो नहीं पता था कि रेड लाइट पे फाइन है और रुकना भी होता है, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जहां जहां जरूरत है वहां वहां आपको लॉ का पता होना चाहिए, क्योंकि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स अराइज होंगे, डेट लेना, टेनेंसी इश्यूज, मालिक मकान के मसले, जो भी सेल ऑफ गुड के हवाले से कोई भी मसला है, वो तमाम की जगह लॉ अप्लाई हो रहा होता है। तो एक जनरल नॉलेज लॉ के बारे में होना जरूरी भी है हर इंसान को, सिर्फ अकाउंटेंसी स्टूडेंट को नहीं, हर इंसान को लॉ के बारे में अपनी कंट्री के एक जनरल रूल है कि उसको नॉलेज होनी चाहिए। सही है, इन डेप्थ नॉलेज ना हो लेकिन एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन ना हो लेकिन एक जनरली तो हमें पता होता है ना, तो वो चीज उसको पता होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह अगर मैं बात करूं, मुझे ये तो नहीं पता कि इंजीनियरिंग कौन के अंदर क्या, मैकेनिकल इंजीनियर क्या क्या करता है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि इंजीनियरिंग कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, कितने टाइप्स के इंजीनियरिंग कोर्स ऑफर किए जाते हैं, तो ये सारी चीजें पता है। तो ये एक जनरल नॉलेज है। तो इसी तरह एक जनरल नॉलेज लॉ के बारे में भी आपको होनी चाहिए जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक है, क्योंकि आप देखें डेली बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, डेली बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। आप बस में ट्रैवलिंग करते हैं वहां भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप मार्केट से कोई चीज खरीद रहे हैं वहां भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि लॉ ने खुद कहा है कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल कैन बी रिटन। तो डेली बेसिस पे ही आपके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। वो अलग बात थी कि इससे पहले आपको नाम नहीं पता थे उन चीजों के, लेकिन कर आप अपने बचपन से रहे हैं तमाम चीजें। कह रहे हैं यहां तक? हम सोर्सेज ऑफ लॉ पे चलते हैं। तो बता दें कोई एक स्टूडेंट ताकि हम आगे चलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। अच्छा, ये टॉपिक एंड में पढ़ाने का मकसद है इसलिए कि ये
टॉपिक बहुत ज्यादा ड्राई है। अगर मैं स्टार्ट यहीं से लेता, जो कि आपकी कोर्स आउटलाइन में भी यहीं से स्टार्ट था, लीगल स्ट्रक्चर था, अगर यहीं से स्टार्ट लेता तो शुरू में ही आपका लॉ से इंटरेस्ट हट जाता कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। तो मर्केंटाइल लॉ क्योंकि एक तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है डेली बेसिस पे, और दूसरा एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो इस वजह से मैं उसको पहले उठा लेता हूँ। सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर लॉ की कितनी सोर्सेज है? 4 सोर्सेज होती है जी, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम, एग्रीमेंट। ठीक है, लेजिस्लेशन कहते हैं आपकी कानून साजी वगैरह को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लीगल सिस्टम इज ड्राइव फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ and is based on the Constitution of Pakistan 1973 as well as Islamic law Sharia. Thus we can say that in Pakistan the main sources of law are following. ठीक है, तो पाकिस्तान के आईन 1973 के मुताबिक जो कि इस्लामिक शरिया में बनाया गया था, ठीक है, और इंग्लिश कॉमन लॉ से भी ड्राइव हुआ है। मजीद 4 सोर्सेज होती है हमारे पास, एक लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम और एग्रीमेंट। देखिए, लेजिस्लेशन कानून साजी होती है, कानून साजी को ही लेजिस्लेशन कहा जाता है। इट इज द लॉ क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ अ कंट्री एंड अदर बॉडीज टू whom it has delegated authority. वो लॉ जो कि पार्लियामेंट क्रिएट करती है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आएगा, वो हमेशा लेजिस्लेशन होगा। ठीक है, जो कि आपकी नेशनल असेंबली का काम होता है। वो अलग बात है कि आपके एमएनए जब इलेक्शन में खड़े हो रहे होते हैं तो जनाब वो कह रहे होते हैं हम आपके मोहल्ले में रोड डलवा देंगे, हम आपके गटर के ढक्कन रखवा देंगे, ये सारी बातें वो कर रहे होते हैं। लेकिन नेशनल असेंबली एमएनए का काम पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन बनाना होता है। ठीक है, इनका काम ये होता है। लेकिन वो बल्दियात वाले इलेक्शन वाली स्पीच जो है वो आपको खड़े होकर रोड पे दे रहे होते हैं आपके एमएनए, तो ये बड़ी एक अजीब सी बात लगती है मुझे भी। और तो इट इज द लॉ क्रिएटेड बाय अ पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री एंड अदर बॉडीज टू whom it has delegated authority. ठीक है, कि ऐसा लॉ जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आए, जो नेशनल असेंबली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू आता है, हम उसको कहते हैं कि वो लेजिस्लेशन। ठीक है, यही उनका काम है, नेशनल असेंबली का काम ही लेजिस्लेशन बनाना होता है। ठीक है, तो जो भी लॉ लेजिस्लेशन के थ्रू आए, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू आएगा, वो लेजिस्लेशन या कोई दूसरी ऐसी बॉडी जिसको ऑथराइज किया गया, जिसको आपने ऑथराइज किया गया लॉ बनाने के लिए। ठीक है, तो ये एक लेजिस्लेशन के थ्रू, तो ये लेजिस्लेशन है। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या होते हैं? प्रेसिडेंट इज अ जजमेंट और डिसीजन ऑफ अ कोर्ट व्हिच आर बाइंडिंग ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट। कोई भी ऐसा डिसीजन जो किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोर्ट ने दे दिया हो, आपसे हायर हायरार्की के, कोर्ट की भी हायरार्की होती है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होता है, तो एक एक हायरार्की है इनकी भी। एक हायरार्की समझते हैं ना आप लोग, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि आपका लेवल जो होता है डेजिग्नेशन का, वो बेसिकली होता है कि आपकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, जैसे कि एक अकाउंट ऑफिसर है, फिर अकाउंट एग्जीक्यूटिव है, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर डिप्टी मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर सीएफओ, इस तरह से एक हायरार्की चल रही होती है। तो इस तरह कोर्ट की भी एक हायरार्की होती है। ठीक है, तो कोर्ट का क्या है कि एक कोर्ट का डिसीजन जो दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट होते हैं, जैसे मैं मैनेजर हूं, मेरे अंदर में 4 लोग हैं, वो सबऑर्डिनेट कहलाते हैं मेरे, जिनकी रिपोर्टिंग मुझे होती है। ठीक है, वो मुझे सबऑर्डिनेट कहलाएंगे मेरे। तो कोई भी हायर कोर्ट का डिसीजन जो कि लोअर कोर्ट फॉलो करेंगे, वो प्रेसिडेंट बन गया उनके लिए, कि हायर कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था इस चीज पे, ये ठीक है, एक डिसीजन आया था, ये इन फैक्ट्स के ऊपर, वही सेम डिसीजन हमने भी देना है इन फैक्ट्स के ऊपर, अगर सेम केस सेम सूट आपके पास आ रहा है, तो ये बेसिकली प्रेसिडेंट कहलाता है, जो जजमेंट ऑफ कोर्ट होती है। ठीक है, ऐसी जजमेंट ऑफ कोर्ट जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, वो बेसिकली प्रेसिडेंट कहलाता है। फिर आपके बात है कस्टम। With the passage of time, as the society develops, these sources of law diminish its tendency as a source of law. In Pakistan, the customary law has been replaced by the Sharia law. Custom law ये मतलब ट्रेडिशन, जो आपका ट्रेडिशन चला आ रहा होता है, हम उसको भी सोर्स ऑफ लॉ में लेते थे। लेकिन अब क्या है, क्योंकि आपके लोगों में शऊर ज्यादा आ रहा है, सोसाइटी डेवलप होती जा रही है मजीद, तो हमने जो कस्टमरी थी हमारी चीजें, उसको हम खत्म करते जा रहे हैं सोर्सेस ऑफ लॉ से। वो अपनी एक जो टेंडेंसी थी, एक जो इंपॉर्टेंस थी, वो खत्म होती जा रही है उसकी। क्योंकि पाकिस्तान में हम कस्टमरी लॉ को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? शरिया लॉ से। एक तो होता है आपका कस्टम क्या कहता है, आपका ट्रेडिशन क्या कहता है। अगर कोई भी फैक्ट आपके पास आता है, कोई भी केस आता है, हम देखते हैं यार कस्टम हमारा क्या कहता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि शरिया क्या कहती है इस बारे में। ठीक है, हमारी शरिया क्या कहती है, शरिया बोर्ड हमारा क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है इस बारे में, तो हम उसको रिप्लेस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली। फिर होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इन देयर एग्रीमेंट स्टिपुलेट टर्म्स ऑफ देमसेल्फ व्हिच कॉन्स्टिट्यूट लॉ फॉर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। यहाँ पे लॉ ने आपको रिलीफ दिया हुआ था, एग्रीमेंट आपको याद है
एक सेट ऑफ प्रॉमिस होता है जहां पे आप खुद टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करते हैं कि भाई हमारे इस बिजनेस रिलेशन में या किसी भी किस्म के रिलेशन में, मेरे किराएनामे में ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसमें क्या है, दोनों पार्टी एक दूसरे को खुद बाउंड कर रही है, तो वो भी एक सोर्स ऑफ लॉ है। ठीक है, लेकिन ये किन के लिए होगा? उस खास केस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो वो खास केस है। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक किरायानामा साइन करता हूं तो वो जो किरायानामे में टर्म एंड कंडीशन है वो उसी केस के लिए, उसी सूट के लिए। कस्टम दोबारा बताता हूं, देखिए कस्टम क्या एक ट्रेडिशन था ना आपका, सोसाइटी का एक ट्रेडिशन था। वो भी हम पहले सोर्सेज ऑफ लॉ में लेते थे कि भाई ट्रेडिशन हमारी सोसाइटी किस तरह से कहती थी। कोई भी केस अगर आता था, आपको पता है एक ट्रेडिशन हमने सेट किया हुआ था, ठीक है, कि हमारा ट्रेडिशन इस बारे में ये कहता है, हमारा ट्रेडिशन वो कहता है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। अगर कोई नई चीज आती है हमारे पास तो हम देखते हैं इस्लाम क्या कहता है इस बारे में। ठीक है, जैसे कि आजकल आप देख भी रहे हैं क्रिमिनल लॉ में एक सजा पास हुई थी अभी रेपिस्ट की, उसमें कि उनको जी जिन्स खराब कर दिया है, ये कर दिया है। इसमें हम फौरन से उल्मा का भी बयान आया कि भाई इस्लाम ये चीज मना करता है, ये इस्लामिक नहीं है। ठीक है, तो हम बेसिकली शरिया से उसको रिप्लेस करते जाते हैं। अब फांसी की जो सजा है ये बेसिकली इस्लामिक नहीं है, ये तो आपका ट्रेडिशन चला आ रहा है। आपने गुरु का ट्रेडिशन कॉपी करा, वही आपके पास आ गया। आपके पास सजा क्या है? आपके पास तो गला काटने की सजा है ना, फांसी तो एक अलग तरीका है। इसी तरह जो रेपिस्ट की सजा है आपके पास अलग है। आपके पास वो संसार की सजा है, या आपके पास क्या है, अगर वो गैर शादीशुदा है तो आपके ऊपर उसको 100 कोड़े मारने की सजा है। तो ये आपने आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस करते जा रहे हैं। ठीक है, हम तो बेसिकली उसमें अपना ट्रेडिशन फॉलो करने के सजाए मौत दे रहे हैं, 10 साल की सजा, 8 साल की सजा, ये एक ट्रेडिशन की तरफ से आ रहा है। ठीक है, इंग्लिश लॉ की कॉपी करके आ रहे हैं। अच्छा जी, एग्रीमेंट आपको बता दिया है। टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट की कुछ टाइप्स होती हैं। पहला प्रेसिडेंट तो आपके पास होता है जनाब, ओरिजिनल प्रेसिडेंट इन विच क्रिएट्स एंड अप्लाइज अ न्यू रूल। जो पहली बार बनाया जाता है, जो पहली बार जजमेंट दी जाती है, कोई भी कोर्ट वगैरह देता है, वो कहलाता है ओरिजिनल प्रेसिडेंट। जो पहली बार किसी नए केस पे आती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे साइबर क्राइम था, साइबर क्राइम शुरू से नहीं था, साइबर क्राइम बनाया गया था, बाद में आया था, ये एक नया जुर्म आया था। ठीक है, तो इस पे एक ओरिजिनल डिसीजन आया था, जिसने पहली बार इस पे फैसला दिया था वो ओरिजिनल प्रेसिडेंट था। ठीक है, साइबर क्राइम एक न्यू चीज है, पहले नहीं थी शुरू से, स्टार्ट से। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट क्या होगा? डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ। ऑलरेडी कोई लॉ एग्जिस्ट करता था, ठीक है, आपने सिर्फ उसको अप्लाई करके एक डिसीजन दे दिया। कानून में वो चीज मौजूद थी, जैसे कि ऊपर वाले मैंने एग्जांपल दी साइबर क्राइम। साइबर क्राइम शुरू में कानून में मौजूद नहीं था, ये तो इंटरनेट इतनी तेजी से बढ़ता गया, साइबर नेट इतनी तेजी से बढ़ता गया तो साइबर क्राइम भी फॉर्म हुए। जब साइबर क्राइम फॉर्म हुए तो एक नया रूल बनाना पड़ा आपको, साइबर लॉ, साइबर क्राइम का। ठीक है, लेकिन डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट क्या, ऑलरेडी चीज लॉ में मौजूद थी, आपने सिर्फ उसकी एप्लीकेशन करके डिसीजन दिया। कि जब आपने अपना डिसीजन दिया तो उस कानून को अप्लाई कर दिया। लॉ के अंदर वो चीज थी, मौजूद थी आपके मुल्क के लॉ के अंदर। बाइंडिंग प्रेसिडेंट क्या है? बाइंडिंग प्रेसिडेंट इन वन विच इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। जरूरी है कि उसको फॉलो किया जाए। जैसे कि अगर हाई कोर्ट कोई डिसीजन दे देता है किसी सेम फैक्ट्स के सूट के ऊपर, वही फैक्ट्स का सेम सूट, सॉरी अलग सूट सेम फैक्ट्स के ऊपर अगर कोई उसके लोअर कोर्ट में भी आ जाता है, फॉर एग्जांपल सिविल कोर्ट या सिटी कोर्ट वगैरह में भी आता है, अब जरूरी है कि वो एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट के तहत उसको फॉलो करेंगे। ये उन पे लागू हो जाता है कि उन्होंने उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये कहलाएगा बाइंडिंग प्रेसिडेंट। परसुएसिव प्रेसिडेंट इज वन व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। परसुएसिव प्रेसिडेंट ऐसा प्रेसिडेंट होता है जिसको जरूरी नहीं है आप फॉलो करें। जैसे कि लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया था, सेम फैक्ट्स का केस हाई कोर्ट के पास गया, हाई कोर्ट के पास अब ऑप्शन है, वो चाहे तो वो डिसीजन फॉलो कर ले क्योंकि सारे फैक्ट सेम है, और चाहे तो फॉलो ना करे, अपना डिसीजन दे दे। ठीक है, चाहे तो फॉलो करे, चाहे तो वो फॉलो ना करे, ये चीज कहलाती है परसुएसिव प्रेसिडेंट। चार तरह के होते हैं, ओरिजिनल, डिक्लेरेटरी, बाइंडिंग और परसुएसिव। ठीक है,
अच्छा, ये डिफरेंस इसका लिखा हुआ है, इसको अभी रहने दें। क्योंकि इसमें ये वर्ड लिखा हुआ है रेशियो डेसिडेंडी ना, तो इस एरिया को थोड़ा सा आप डेफर कर दें, हम पहले वो वर्ड पढ़ेंगे फिर आएंगे। जी नोमान, जी नूर बोले। पूछे भाई। बाइंडिंग देखें, बाइंडिंग प्रेसिडेंट क्या है कि एक ऐसा प्रेसिडेंट जिसको फॉलो करना जरूरी है। किस तरह से जरूरी होगा? लाजमी सी बात है, अगर एक केस पे सेम फैक्ट्स का केस था, एक डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया था, अगर उस जैसा ही बिल्कुल मिलता जुलता केस एक लोअर कोर्ट के पास आता है, लोअर हिरार्की के पास आता है, तो उस पर जरूरी है कि वो डिसीजन देते वक्त बाइंडिंग प्रेसिडेंट को फॉलो करेगी। ये उस पर लागू है कि उसने बाइंडिंग प्रेसिडेंट को फॉलो करना है, उसने हाई कोर्ट का जो डिसीजन था सेम वैसे ही डिसीजन देना है फॉलो करते हुए। अच्छा जी, मजीद आते हैं हम। प्रेसिडेंट की फर्दर डिस्कशन है, थोड़ी बहुत ये देख लेते हैं कि क्या इसके एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज आ जाते हैं, या इसको किस तरह से हम अवॉइड भी कर सकते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट कैन समटाइम्स बी ऑल्टर्ड और अवॉइडेड बाय जजेस। कभी कभी इसको अवॉइड भी कर सकते हैं और ऑल्टर भी कर सकते हैं। ऑल्टर का मतलब ये कि थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, और अवॉइड का मतलब ये कि आप इसको इग्नोर करके अपना नया फैसला दे सकते हैं। ठीक है। ओवर रूल्ड बाय हायर कोर्ट। ठीक है, अगर वो कोई हायर कोर्ट ओवर रूल कर दे, फॉर एग्जाम्पल एक हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट के बाद सेम फैक्ट का केस दिया, उसने ओवर रूल कर दिया, उसने हाई कोर्ट वाला डिसीजन, क्योंकि उसके लिए तो वो परसुएसिव प्रेसिडेंट था, उसको फॉलो करना जरूरी नहीं था। ठीक है, उसने सेम फैक्ट के केस पे दूसरा डिसीजन दे दिया, तो इसका मतलब ये ओवर रूल्ड हो गया। अब ओवर रूल्ड हो गया तो इसका मतलब है लोअर जितने भी कोर्ट हैं वो इसको अवॉइड या ऑल्टर्ड कर सकते हैं। फिर ओवर रूल्ड बाय सब्सिक्वेंट स्टेट्यूट, कोई नया ऐसा कानून बन गया, ठीक है, कोई ऐसा कानून बन गया जिसकी वजह से वो ओवर रूल्ड हो गया। मतलब कोई ऐसा नया कानून पास हो गया, नया बिल ऐसा पास हो गया जिसकी वजह से वो डिसीजन ओवर रूल्ड हो गया, वो प्रेसिडेंट ओवर रूल्ड हो गया, तो भी उसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ऑल्टर्ड भी कर सकते हैं। फिर द फैक्ट्स ऑफ केस बीइंग डिस्टिंग्विश्ड बाय जज, जो जज है उसने फैक्ट्स को डिफरेंट डिस्टिंग्विश कर लिया, फैक्ट्स में डिफरेंस निकाल लिया कि भाई मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि मेरे केसेस में ये फैक्ट्स हैं और उसमें ये, उसने डिफरेंस को हाईलाइट कर लिया। ठीक है, अगर डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हमने यही बात करी प्रेसिडेंट फॉलो होगा सेम फैक्ट्स के ऊपर, फैक्ट्स ही जब जज ने अलग कर लिए तो अब वो उसको ऑल्टर भी कर सकता है, उसको चाहे तो अवॉइड भी कर सकता है। रेशो डेसिडेंडी इज ऑब्सक्योर। देखिए, रेशो डेसिडेंडी किसे कहते हैं? रीजन बिहाइंड द डिसीजन। ठीक है, रीजन बिहाइंड द डिसीजन अभी के लिए सुन लें, इसको आगे इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, इसको भी डिटेल में पढ़ना है। तो अभी के लिए रीजन बिहाइंड द डिसीजन, रेशियो डेसिडेंटी इज ऑब्सक्योर है। रेशियो डेसिडेंटी जो रीजन था डिसीजन का, ठीक है, मतलब जो प्रेसिडेंट बना था उसके पीछे जो रीजन था, जो डिसीजन, प्रेसिडेंट क्या है बेसिकली? जजमेंट बाय कोर्ट है, कि कोर्ट की जो जजमेंट थी वो प्रेसिडेंट आपने बनाया, अगर उसके पीछे का जो रीजन था वो ही एक ऑब्सक्योर है, गैर वाज़ेह है, ठीक है, पूरी तौर तरह से वाज़ेह नहीं है, तो भी उसको अवॉइड किया जा सकता है, पर्टिकुलरली इफ डिफरेंट जजेस गिव डिफरेंट रीजन। ठीक है, अगर मुख्तलिफ जजेस ने मुख्तलिफ रीजन दिए थे, जैसे कि अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो बेंच होती है वो बेसिकली डिसीजन ले रही होती है ना, तो अगर मुख्तलिफ जजेस ने उसके पीछे मुख्तलिफ रीजन, डिसीजन एक था, रीजन हर जज के अलग अलग थे, बाद औकात बेंच भी ले रही होती है ना, एक बेंच बन जाती है 3-4 जजों की, वो मिलके डिसीजन ले रही होती है, तो रीजन भले एक ही था, ठीक है, लेकिन डिसीजन अलग अलग आए, सॉरी डिसीजन एक था, रीजन अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपकी जो रेशियो डेसिडेंडी है, जो रीजन है बिहाइंड द डिसीजन, वो ऑब्सक्योर है, गैर वाज़ेह है, पूरी तौर पे वाज़ेह नहीं है, उसमें क्लैरिटी नहीं आ रही, तो यही वजह है कि आप यहाँ पे भी उसको अवॉइड भी कर सकते हैं और ऑल्टर्ड भी कर सकते हैं, इन 4 वजूहात की बेस में।
अब कुछ इसके एडवांटेजेस है, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस है। देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये इट सेव्स टाइम। सबसे बड़ी बात ये टाइम भी बचाता है और एक्सपेंस भी बचाता है कि सेम आर्ग्यूमेंट रिपीट नहीं होते, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सेकंड, जुडिशियल डिसीजन आर कंसिस्टेंट इन ऑल केसेस ऑफ सिमिलर नेचर। आपके जितने भी जुडिशरी के डिसीजंस होते हैं वो एक तो एक दूसरे से कंसिस्टेंट रहते हैं सिमिलर केसेस के ऊपर, कि अगर सिमिलर नेचर के केसेस आ रहे हैं तो उनके जो डिसीजन है वो आपस में कंसिस्टेंट रहेंगे, उनमें किसी भी किस्म की इनकंसिस्टेंसी नहीं आएगी, कॉन्ट्राडिक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे। ये भी एक इसका एडवांटेज है। तीसरा, इट इनकॉर्पोरेट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन लीगल सिस्टम एज लॉ इज क्रिएटेड व्हेनेवर द नीड अराइजेस। दूसरा, ये आपका जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर भी एक फ्लेक्सिबिलिटी लाता है कि जब जरूरत पड़ती है तो लॉ को क्रिएट कर लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको साइबर क्राइम वगैरह की एग्जांपल दी थी, ठीक है, तो जब आपको जरूरत पड़ती है तो लॉ को क्रिएट कर लिया जाता है। देखिए जी, अब डिसएडवांटेजेस इसके क्या है? लार्ज नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स मेक्स इट डिफिकल्ट टू अप्लाई द रूल्स इन अ केस। देखिए, अगर लार्ज नंबर ऑफ प्रेसिडेंट मेक्स इट डिफिकल्ट टू अप्लाई द रूल इन अ केस, स्पेशली व्हेन रिपोर्टेड केसेस आर विद डिफरेंट आउटकम। अगर आपके मुख्तलिफ प्रेसिडेंट बन गए तो अब आपको अप्लाई करने में मसला होता है कि कौन सा अप्लाई करें, जबकि हर केस का आउटकम डिफरेंट आ गया, ठीक है, डिसीजन अलग अलग आ गए। फिर अ प्रेसिडेंट मे बी अनजस्ट एंड अनफेयर एंड इट विल कंटिन्यू टू बी बाइंडिंग। ये भी जरूरी है। इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे भी लगता है वो यही है कि अगर हायर कोर्ट ने एक गलत डिसीजन दिया था, अब लोअर कोर्ट बाउंड नहीं कि वो उसको फॉलो करे, तो ये एक अनजस्टिस, अनफेयर है, ठीक है, कि आप उसको फॉलो करते रहे, ठीक है। फिर दिस इज अनडेमोक्रेटिक। अनडेमोक्रेटिक किस लिए? क्योंकि जुडिशरी का काम नहीं है कि वो लॉ बनाए। लॉ बनाना असेंबली वगैरह का काम है, जुडिशरी का काम नहीं होता कि वो लॉ बनाए। उनका काम होता है लॉ को इम्पोज कराना, लॉ को इम्प्लीमेंट कराना। जुडिशरी इज नॉट सपोज टू मेक लॉ, जुडिशरी को लॉ नहीं बनाना है, उन्होंने इम्प्लीमेंट कराना है। तो ये एक अनडेमोक्रेटिक चीज है, क्योंकि लॉ बनाना वगैरह सारा पार्लियामेंट्स का काम है, बनाते वही है, ठीक है। इनका काम होता है उसको फॉलो करवाना, आइन वगैरह सारे कॉन्स्टिट्यूशन सब चीजें वही बनाते हैं। फिर हमारे पास आता है सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और ये होते क्या क्या है? सिविल लॉ तो आपको थोड़ा बहुत पता है, क्रिमिनल लॉ बता देता हूं मैं। देखिए, सिविल लॉ सेट्स आउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पर्सन एज बिटवीन देमसेल्फ। द पर्सन हुज राइट्स हैव बीन अफेक्टेड कैन क्लेम अ रेमेडी फ्रॉम द रॉन्गडूअर। सिविल लॉ वो राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं जो कि बिटवीन पार्टीज होते हैं, उनके पर्सनल रिलेशंस के ऊपर जो भी आ रहे होते हैं, उसमें बिजनेस हो, पर्सनल हो, कुछ भी हो, वो तमाम के तमाम सिविल लॉ आते हैं। Criminal law is concerned with conduct that is considered so undesirable that the state punishes person who transgress. सिविल क्रिमिनल लॉ क्या है? कंडक्ट से लिंक होता है जो कि अनडिजायरेबल, कोई भी ऐसा काम जो कि अनडिजायरेबल हो, गैर कानूनी तौर पर किया जाए, वो क्रिमिनल लॉ है। जैसे कि किसी का कत्ल करना, किसी की चोरी करना, किसी को लूटना, स्नैचिंग करना, ये तमाम के तमाम क्रिमिनल में आ रहे होते हैं, क्रिमिनल एक्ट है ये सब, ठीक है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। चेक बाउंस होना भी क्रिमिनल ऑफेंस में आ रहा है, सिविल ऑफेंस नहीं है, ये याद रखिएगा, उसको निकाल के अलग से क्रिमिनल ऑफेंस किया हुआ है, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम जो है ये क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, जो कि डिजायरेबल नहीं होते। इसीलिए क्या है कि इस पे स्टेट आपको जुडिशरी जो है वो पनिश ग्रांट करती है ताकि ये चीज रोकी जा सके। क्योंकि देखिए ना, अगर इसको हम सिर्फ कॉम्पनसेशन के तौर पे लेके चले जैसे कि सिविल लॉ में होता है, तो सब तहस नहस हो जाएगा। तो ये बेसिकली वो एक्शन होते हैं जो कि मना है, गैर कानूनी करार दिए जाते हैं, तो हम उनको पनिशेस कह देते हैं। बाकी सिविल लॉ हमारे बीच के रिलेशंस के कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को दूर करने के लिए होता है। पर्पस भी देख लेते हैं। The aim therefore the civil law is to provide a means whereby an injured party can obtain compensation. सिविल लॉ का पर्पस यही होता है कि जो भी इंजर्ड पार्टी है वो एक कॉम्पनसेशन ले सके। जिस तरह के आपने देखा था, हमने पढ़ा भी था कि डैमेजेस वगैरह क्लेम हो रहे हैं, ठीक है,
डैमेजेस वगैरह क्लेम किए जा रहे हैं। तो वो क्या था दर हकीकत, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी पार्टी ब्रिज करती थी तो ब्रिज का कोई कॉम्पनसेशन उसको मिलता था, डैमेजेस वगैरह आपको मिलते थे। वो बेसिकली क्या था, एक सिविल लॉ था जिसमें आपको कॉम्पनसेशन ग्रांट हो रहा था। लेकिन क्रिमिनल लॉ में क्या था, एम देयर फॉर द क्रिमिनल लॉ इज टू रेगुलेट सोसाइटी बाय द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। इसका पर्पस यही होता है कि आप सोसाइटी की बेहतर रेगुलेट कर सके, इसीलिए पनिशमेंट होती है इसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि क्रिमिनल लॉ का बेसिकली मकसद ये है कि आप सोसाइटी रेगुलेट कर सके। सिविल लॉ का मकसद ये है कि जो भी इंजर्ड पार्टी है उसको कॉम्पनसेशन मिले, क्योंकि वो आपके पर्सनल रिलेशन पे चल रहा होता है। लेकिन यहाँ आपने एक पूरी सोसाइटी, एक पूरा मुल्क रेगुलेट करना है, इसीलिए यहाँ पे एक पनिशमेंट का खतरा रहता है। हमेशा खतरा नहीं रहता, बल्कि पनिशमेंट की होती ही होती है, इसलिए पनिशमेंट की धमकी दी हुई होती है लॉ ने। हार्म कॉस्ट, द क्लेमेंट सूज द डिफेंडेंट फॉर हार्म कॉस्ट, ठीक है। जो भी शख्स इंजर्ड होगा वो डिफेंडेंट के ऊपर सूट फाइल करेगा हार्म कॉस्ट के लिए, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट्स विद एक्यूज्ड डिफेंडेंट वेदर और नॉट हार्म रिजल्ट्स। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है आपकी खुद प्रोसिक्यूट करेगी एक्यूज्ड को, डिफेंडेंट को, भले हार्म हुआ हो ना हुआ हो, खुद से प्रोसिक्यूट करेगी, ठीक है। अगर किसी का मर्डर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा पुलिस ने जो है कुछ एक बेगुनाह को जो है, या बेगुनाह या गुनहगार जो भी है, ठीक है, उनको फायर करके डायरेक्ट मार दिया। अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट खुद से प्रोसिक्यूट करेगी, उसके ऊपर खुद से क्रिमिनल उस पर केस चलाएगी, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉ में जरूरी नहीं है कि आपके खिलाफ कोई आए। अगर गवर्नमेंट ने खुद से भी आपको किसी का आप कत्ल करके भाग रहे हो और आप अरेस्ट हो गए, तो वहां पे डायरेक्ट आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन चल जाएगी। यहाँ पे हार्म कॉस्ट कि अगर कोई हार्म हुआ है तो क्लेमेंट जो है वो सूट फाइल करेगा, तो हम उसको इंजर्ड कर देंगे, इंजर्ड पार्टी को कॉम्पनसेट कर देंगे, सॉरी। बर्डन ऑफ प्रूफ, if the claimant can prove the wrong on the balance of probabilities, his litigation is successful and the defendant is as liable, ठीक है। कह रहे हैं कि if the claimant can prove the wrong on the balance of probabilities, his litigation is successful and the defendant is held liable। burden of proof उसी पे आता है जो क्लेम कर रहा होता है, ठीक है। जिसने क्लेम किया है उसने ही प्रूफ करना है, और जब वो प्रूफ कर देगा, उसका लिटिगेशन जो इल्जाम उसने लगाया है अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर डिफेंडेंट जो है वो लायबल हो जाता है, उसको लायबल होना है। इफ द स्टेट कैन प्रूव द ऑफेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, द पर्सन प्रोसिक्यूशन इज सक्सेसफुल and the defendant is found guilty and convicted, ठीक है जी। यहां पे भी यही है कि जो भी शख्स या स्टेट, अगर जो भी आपका मुजरिम है, मुलजिम है, उस पर रीजनेबल डाउट के बिना प्रूफ हो जाता है जुर्म, तो फिर वो गिल्टी हो जाता है और कॉन्विक्टेड हो जाता है, और फिर उसके तहत उसको पनिशमेंट मिलती है। रेमेडी क्या है, द सिविल कोर्ट विल ऑर्डर द डिफेंडेंट टू पे डैमेजेस और इट माइट ऑर्डर सम अदर रेमेडीज सच एज स्पेसिफिक और इंजंक्शन। ये आपने सारी पढ़ी हुई है कि रेमेडी क्या है सिविल लॉ में, आपको डैमेजेस होते हैं, और बाद औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास मॉनेटरी कॉम्पनसेशन जो है वो इनफ नहीं होता, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर दी जाती है, इंजेक्शन ग्रांट किया जाता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हमारे पास मॉनेटरी कॉम्पनसेशन होता है। क्रिमिनल कोर्ट विल सेंटेंस भी सजा को ही कहते हैं, विल सेंटेंस द डिफेंडेंट टू अ फाइन और इट माइट इम्पोज some other punishment such as imprisonment। क्रिमिनल कोर्ट में आपको सजा भी, फाइन भी लग सकता है, या आप पे सजा भी हो सकती है, 10 साल 5 साल जो भी सजा हो, सजाए मौत, सजा भी हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, दोनों भी लग सकते हैं कि फाइन भी लगाया और सजा भी कर दी, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक? ये कुछ पूछ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। लेजिस्लेशन, कानून बनाना, किस तरह से बनते हैं, कानून साजी क्या होती है, इसको देख लेते हैं। देखिए जी, लेजिस्लेशन में सबसे पहले तो आ जाए आपकी पार्लियामेंट किस पे मुश्तमिल होती है। आपकी पार्लियामेंट 3 ही लोगों पे, पार्लियामेंट कह लें या मजलिस शूरा कह लें। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा, ये अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछ ली जा रही है कि मजलिस शूरा में कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं,
ठीक है, तो आपका प्रेसिडेंट होता है, नेशनल असेंबली होती है और सेनेट होता है। ये तीनों जो है आपके इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। फंक्शंस, अब प्रेसिडेंट के फंक्शन देख लें। हेड ऑफ द स्टेट होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज पाकिस्तान हेड ऑफ स्टेट एंड इज कंसीडर्ड अ सिंबल ऑफ यूनिटी। प्रेसिडेंट को कहते हैं कि हेड ऑफ स्टेट होता है और यूनिटी का सिंबल होता है, ठीक है, कि सबको यूनाइट रख सकता है। फिर द प्रेसिडेंट अप्रूव द स्टैट्यूट्स पास बाय द नेशनल असेंबली एंड देयर आफ्टर बाय द सेनेट। ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह नेशनल असेंबली और सेनेट की तरफ से आते हैं, प्रेसिडेंट उन्हें अप्रूव करता है। ठीक है, नेशनल असेंबली के बाद वो सेनेट से अप्रूव होते हैं, उसके बाद वो सेनेट से पास होते हैं और उसके बाद वो प्रेसिडेंट अप्रूव करता है। He guides the prime minister in the matter of national importance। ठीक है, कि वो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो गाइड करते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के ऊपर। अच्छा, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से आप डिफरेंट रखिएगा कि प्रैक्टिकली नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि हमारे माशाल्लाह से 3 दफा से जो प्रेसिडेंट है वो ऐसा काम नहीं कर पाते, तो आप इसको थोड़ा सा अलग रखिएगा, फंक्शंस को पढ़िएगा कि ये लॉ में यही है इनका काम। फिर ये प्राइम मिनिस्टर को गाइड करता है नेशनल इंपॉर्टेंस के ऊपर, जो भी आपके नेशनल मैटर्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ये गाइड करना भी इन्हीं का काम होता है। फिर अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसका थोड़ा सा प्रोसेस देख लें। ये 3 तो फंक्शन हो गए। पहली बात तो पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट का मुस्लिम होना बहुत जरूरी है, मुस्लिम होना जरूरी है। फिर प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ 5-year टर्म बाय सेनेट, नेशनल असेंबली एंड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, सेनेट के जरिए, नेशनल असेंबली और आपकी जो प्रोविंशियल असेंबली है, तीनों के जरिए। ठीक है, 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, 5 साल उसका टाइम पीरियड होता है। प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन बट नो इंडिविजुअल मे होल्ड द ऑफिस फॉर मोर देन 2 consecutive टर्म्स। ठीक है जी, प्रेसिडेंट जो है वो एलिजिबल होता है री इलेक्शन के लिए। अगर एक प्रेसिडेंट का टाइम खत्म हो गया तो वो दोबारा भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब 5 साल बाद दोबारा भी खड़ा हो सकता है। लेकिन कोई भी शख्स 2 दफा से ज्यादा, मतलब 10 साल से ज्यादा ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता, 2 consecutive टर्म्स। ठीक है, गैप लेके दोबारा जरूर आ सकता है कि एक बार बना फिर गैप लिया फिर दोबारा आ गया। कंसेक्यूटिव 2 years 2 times नहीं रख सकता। The majority part in the National Assembly usually nominates and elects a president person as the president। एक मिनट सवाल देख लेते हैं। हाँ, सेनेट और नेशनल असेंबली में डिफरेंस आएगा आगे। सेनेट में तुम वोट नहीं देते, नेशनल असेंबली में तुम वोट देते हो, अभी आएगा आगे। The majority party in National Assembly usually nominates and elects a person as the president। कि जो भी आपकी नेशनल असेंबली के अंदर मेजॉरिटी होती है जिस पार्टी की, जैसे कि आजकल पीटीआई की, वही नॉमिनेट करती है, वही इलेक्ट करती है किसी भी शख्स को कि ये प्रेसिडेंट के लिए आएगा, लेकिन इलेक्शन होता है। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर को देख लेते हैं थोड़ा आगे। नेशनल असेंबली और सेनेट भी है। मजलिस शूरा के बारे में आप, The Prime Minister must be nominated and elected by a majority of the members in National Assembly. The individual is then appointed as Prime Minister by the President। कह रहे हैं कि जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो नॉमिनेट होता है, इलेक्टेड होता है मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इन नेशनल असेंबली। ठीक है, और इंडिविजुअल इज देन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। नॉमिनेट और इलेक्ट कौन करती है? नेशनल असेंबली करती है। प्राइम मिनिस्टर को लाजमी सी बात है वही पार्टी नॉमिनेट इलेक्ट करेगी जिसकी ज्यादा सीट्स होंगी। जब भी वजह यह है कि जब पीटीआई नेशनल असेंबली का इलेक्शन जीतती है तो पीटीआई का प्राइम मिनिस्टर बैठता है, जब पीएमएलएन जीतती है तो पीएमएलएन का बैठता है। तो वो खुद ही नॉमिनेट और इलेक्ट करते हैं, लेकिन अपॉइंट कौन करता है? वो प्राइम मिनिस्टर करता है। 2 consecutive टर्म मींस एक साथ, मतलब 5 साल फिर फौरन से अगले 5 साल, कोई ब्रेक नहीं आ रहा बीच में। ठीक है जी, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा उसको नेशनल असेंबली नॉमिनेट और इलेक्ट करती है, लेकिन अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। और नेशनल असेंबली से मेजॉरिटी आपकी लेनी होगी, जिसकी मेजॉरिटी होगी वही इलेक्ट और नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि ज्यादा सीट्स उनके पास है, ज्यादा वोट उनके पास है। फिर द प्राइम मिनिस्टर इज असिस्टेड बाय द फेडरल कैबिनेट, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कह रहे हैं कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो असिस्ट करता है फेडरल कैबिनेट को। अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
whose members are appointed by the president on the advice of the prime minister. फिर मजीद मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे होते हैं, लेकिन करते प्रेसिडेंट साहब हैं, एडवाइस पूरी प्राइम मिनिस्टर की होती है। जिसी तरह इसीलिए आपको मुख्तलिफ मिनिस्ट्री दिखती हैं। फिर फेडरल मिनिस्टर आर सपोर्टेड बाय सेक्रेटरीज and other government officers appointed in each department for ensuring that policies formulated by the government are acted upon. ये जो सेक्रेटरीज हैं यही बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है। फेडरल मिनिस्टर जो है वो बेसिकली सपोर्टेड होते हैं सेक्रेटरीज के थ्रू या दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर जो कि हर डिपार्टमेंट में अपॉइंट होते हैं, ताकि जो भी आपकी पॉलिसीज वगैरह है वो प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट एक्टेड हो जाए, इम्प्लीमेंट हो और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो किया जा सके। अब फेडरल मिनिस्टर, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी प्रोडक्शन, ये तमाम ब्यूरोक्रेसी होती है, ये तमाम सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है। यही मिनिस्टर्स को सपोर्ट करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, जितनी भी मिनिस्ट्री होंगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, तमाम को यही सपोर्ट करते हैं जो आपके सेक्रेटरीज होते हैं। जैसे सेक्रेटरी प्रोडक्शन हो गए, सेक्रेटरी फाइनेंस हो गए, ये तमाम लोग जो होते हैं, ठीक है, ये करते हैं। या आपके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो कि डिपार्टमेंट में अपॉइंट होते हैं, क्यों? क्योंकि ताकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट हो और उनको इम्प्लीमेंट भी कराया जा सके। अब आ जाए नेशनल असेंबली। The seats for the National Assembly are determined on the basis of population of provinces. अच्छा, नेशनल असेंबली और सेनेट में फर्क है। सेनेट की सीटें बराबर होती हैं चारों सूबों की, ठीक है। नेशनल असेंबली में फर्क होता है, ये पॉपुलेशन की बेस पे डिसाइड होती है, ठीक है। जो भी पॉपुलेशन होगी आपकी उसकी बेसिस पे डिसाइड हो रही होती है। पंजाब की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा सीट्स पंजाब की होती हैं, ठीक है। उसके बाद सिंध की होती है, उसके बाद केपीके की होती है, फिर बलूचिस्तान और फाटा और फिर फेडरल कैपिटल की होता है। The seats for the National Assembly are determined on the basis of population of provinces. ठीक है, the members are elected for a period of 5 years on the basis of direct votes by the voter registered. Public direct vote करके elect करती है बंदों को। Direct vote होता है, public elect करती है और वो 5 साल के ही लिए आते हैं। पहले था कि सदर जो है वो असेंबली तोड़ देता था, लेकिन वो रूल पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हटा दिया था। वरना इससे पहले ही रूल था कि सदर जो है वो असेंबली को डिसॉल्व कर देता था, ये उसके पास पावर होती थी। लेकिन 18 अमेंडमेंट्स के बाद सदर की प्रेसिडेंशियल पावर बहुत कम कर दी गई, ठीक है। यही वजह है कि हमारे पाकिस्तान में पहले कभी भी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है ये कभी भी 5 साल या बाकी जमा नहीं पूरे कर पाए थे, क्योंकि दो बार इनकी हुकूमत को बीच में डिसॉल्व कर दिया गया था। फिर इन्होंने ये रूल चेंज करवाया और फिर उसके बाद माशाल्लाह से 5 साल अब हमारी डेमोक्रेसी चलती रहती है। अच्छा जी, फिर द मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम देमसेल्व्स स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर। अब जो मेंबर अवाम के नुमाइंदे बनकर आए हैं सामने, जिनको अवाम ने इलेक्ट किया है, वो ही स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। मतलब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन होंगे वो उन्हीं के जरिए होंगे, वहां पे वही लोग इलेक्ट करेंगे। मतलब जो आपने वोट दिए उससे नेशनल असेंबली फॉर्म हुई है, वो असेंबली अब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर को बनाएगी। देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ नेशनल असेंबली इज लॉ मेकिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। नेशनल असेंबली का सबसे ज्यादा जरूरी काम यही है कि लॉ मेकिंग और फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोसेस पॉलिसीज, कि आपने लॉ बनाना है या आपने पॉलिसीज बनानी है। और आपको जितने भी आपके एरिया के एमएनए वगैरह खड़े होते हैं, आप उनसे कभी पूछिएगा, उनको वो इस पे आपसे बात ही नहीं करेंगे। कभी भी आप स्पीच वगैरह भी उनकी सुने, इलेक्शन के दिनों में सुने, वो ऐसी कोई बात आपसे करेंगे ही नहीं। वो आपसे वो बातें कर रहे होंगे जो उनके डोमेन में ही नहीं आती, ठीक है जी। तो ये बेसिकली नेशनल असेंबली हो गया। अब हम चलते हैं सेनेट की तरफ। अच्छा, सेनेट का इलेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हाफ हाफ हो रहे होते हैं इसमें मेंबर्स। देखिए, द सेनेट इज ये आपका सवाल राफिया में डेफर कर रहा हूं, ठीक है। The Senate is a permanent legislative body with equal representation from each of 4 provincial assemblies. ये अभी मैं डेफर कर रहा हूं आपको क्वेश्चन ना, ठीक है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा कोर्स से हटके
The Senate is a permanent legislative body with equal representation for each of 4 provincial assembly. देखिए पहली बात तो सेनेट जो है एक परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है। परमानेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होती। नेशनल असेंबली आपको पता है डिसॉल्व होती है, 5 साल बाद केयर टेकर मिनिस्टर आते हैं, उसके बाद इलेक्शन होते हैं। सेनेट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सेनेट क्या है? एक परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है तमाम प्रोविंसेस की। चारों की 14 सीट्स होंगी, सब बराबर बराबर होंगी। जनरल में 14, वुमेन में 4, टेक्नोक्रेट्स में 4, माइनॉरिटी में 1, ठीक है। सब बराबर बराबर होती हैं। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है कि जिसकी आबादी ज्यादा है उसकी सीट ज्यादा हो। अच्छा, ये डिसॉल्व भी नहीं होती, इसलिए ये क्या है? परमानेंट होती है। नेशनल असेंबली इसके बनिस्बत अगर आप देखें तो वो 5 साल का टाइम पूरा करके डिसॉल्व हो जाती है पूरी की पूरी। उसके बाद जो है वो दोबारा से आते हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, द रोल ऑफ द सेनेट इज टू प्रमोट नेशनल कोहेजन एंड हार्मनी एंड टू elevate fears of smaller provinces regarding domination by any one provinces because of its majority in the national assembly। देखिए पहली बात तो इसका रोल यही है कि ये नेशनल कोहेजन और हार्मनी जो फियर होता है स्मॉल प्रोविंसेस को, कि हमारा पार्ट जो है बेसिकली लेजिस्लेशन में कम है क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, उसको ये खत्म करती है सेनेट। क्योंकि देखें इसमें आपका सबका बराबर बड़ी पावरफुल होती है, ये भी नेशनल असेंबली की तरह पावरफुल होती है, लेकिन इसका क्या है? सबकी सीट्स बराबर है। तो ये नहीं है कि जिसकी मेजॉरिटी है वो ज्यादा पावरफुल हुई हुई है सेनेट में, ठीक है। तो ये बेसिकली इस चीज को खत्म कर देती है। फिर members are elected for a period of 6 years. Half the members retired after 3 years and are replaced by the equal number of newly elected senators. अच्छा, अब इसमें होता क्या है? इसका इलेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पहली बात 6 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए नहीं होता है सेनेट। फिर तरीकेकार ऐसा होता है कि जो 3 साल बाद हाफ मेंबर है उनको रिप्लेस किया जाता है नए मेंबर से। फिर अगले 3 साल बाद बाकी के हाफ रिप्लेस होते हैं। तो ये अगले 6 साल बाद बाकी के हाफ, तो ये हाफ हाफ की बेस पे चलता है, ठीक है। तो सेनेट जो है बेसिकली हर 6 साल के पीरियड के लिए होता है, लेकिन हर 6 साल आफ्टर 3 years half the members retired after 3 years and are replaced by the equal number of newly elected members। कि मेंबर जो इलेक्ट होते हैं वो 6 साल के लिए होते हैं, आधे मेंबर जो है वो 3 साल के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं और नए मेंबर आ जाते हैं। आधे वाले 6 साल का अर्सा पूरा कर लेते हैं, फिर वो रिटायर्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एक कंटिन्यू बॉडी है, इसलिए इसको परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं। कि 6 साल के लिए होता है, 3 साल बाद आधे मेंबर्स को रिटायर करके उनकी जगह नए ले लेते हैं हम, इसीलिए ये परमानेंट बॉडी चल रही होती है। The members elect from themselves a chairman and a deputy chairman। जो भी मेंबर सेनेट के होते हैं वो अपने ही लिए एक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट करते हैं जो कि लीड कर सके होते हैं। फिर द चेयरमैन ऑफ द सेनेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज नेक्स्ट इन लाइन टू एक्ट एज प्रेसिडेंट इफ द ऑफिस बिकम्स वैकेंट। जो भी चेयरमैन होता है सेनेट का वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नेक्स्ट इन लाइन टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट इफ द ऑफिस बिकम वैकेंट। कि अगर प्रेसिडेंट ऑफिस में वैकेंट हो जाता है, वैकेंसी आ जाती है, ठीक है, तो उस दौरान जो चेयरमैन सेनेट होता है वही वहां पे एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करता है, ठीक है। All statutes passed by the National Assembly are also approved by the Senate with the exception of money bills। देखिए मनी बिल्स जो होते हैं वो सिर्फ नेशनल असेंबली पास कर देती है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी बिल्स होते हैं वो तमाम के तमाम जो है वो आपको नेशनल असेंबली के बाद सेनेट से भी अप्रूव कराना जरूरी होते हैं। अगर सेनेट से अप्रूव ना हो तो फिर बिल रुक जाता है, वो पास नहीं होता। तो जो भी आपके पास मनी बिल होते हैं वो नेशनल असेंबली डायरेक्ट करा लेती है, प्रेसिडेंट को भेज देती है, लेकिन उसके अलावा जितने भी होते हैं वो सेनेट। अब देखें सेनेट की बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल असेंबली में तो जिसकी मेजॉरिटी है वहां से बिल वो पास करा लेगी, ठीक है, लेकिन सेनेट में आगे फंस जाएगा क्योंकि सेनेट में सबके पास बराबर की पावर है, सबके पास
बराबर की पावर होती है। तो यही वजह होती है कि सेनेट को बनाया इसीलिए है। एक मिनट रुकिए। अच्छा, अब मजीद है, सेनेट की सीट्स हैं, इसकी आपको दिया हुआ है, जर्नल है, वुमेन, टेक्नोक्रेट्स। टेक्नोक्रेट्स बेसिकली जो टेक्निकल एलीट्स होते हैं आपके, जिनकी टेक्निकल स्किल्स होती हैं, उनको कहते हैं टेक्नोक्रेट्स। ठीक है, उनको भी लिया जाता है इसमें 4-4। ठीक है जी, वो तमाम के तमाम इस तरह से इसकी टोटल 104 बनती है और हर सूबे की बराबर बराबर होती है, 23 23 23। तो ये भी आपको याद करके जाना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मनी बिल बेसिकली रेवेन्यू रेस करने के बिल्स होते हैं। ठीक है, कि रेवेन्यू को किस तरह से रेस किया जाए या ग्रांट वगैरह किस तरह से दिया जाए, तो ये डायरेक्ट आपको सेनेट में ले जाने की जरूरत नहीं है, नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट के हाथ चले आते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? फिर मैं आगे चलूं, प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन के, कानून बन किस तरह रहा होता है, कोई भी बिल आता है तो वो बनता किस तरह, क्या क्या डेज होते हैं, कितने अरसे में नेशनल असेंबली का सेनेट से पास कराना होता है। देखिए जी, प्रोसेस में आ जाए। अब लेजिस्लेशन का प्रोसेस कैसे होता है, बेसिक सिनेरियो, पहला पॉइंट वाइज ही पढ़ते हैं इसको। If it is passed by the house in which it is originated, then it is transmitted to the other house, and if the bill is also passed by the other house without any amendment, then it is presented to the President of Pakistan. देखें, बेसिक सिनेरियो क्या है कि वो एक हाउस से पास हुआ, सॉरी बना, वहां से वो दूसरे हाउस को ट्रांसमिट हुआ, और अगर वहां से भी कोई अमेंडमेंट नहीं हुई तो वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को प्रेजेंट कर दिया जाता है। हाउसेस क्या है ये आगे हम देखेंगे अभी। ठीक है, वो नेशनल असेंबली और सेनेट की बात हो रही है कि अगर वो एक जगह से बनता है और सेम दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है और वहां से भी उसमें कोई अमेंडमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को प्रेजेंट कर दिया जाता है। ये तो आपका बेसिक सिनेरियो है। अमेंडमेंट सिनेरियो में क्या होता है, if the bill is transmitted to a house and is passed with amendments, it shall be sent back to the house in which it is originated, and if that house passes the bill with those amendments, it shall be presented to the president for assent. कह रहे हैं कि if the bill is transmitted to a house and is passed with amendments, it shall be sent back to the house in which it is originated. जिस हाउस ने बनाया है उसने आगे पास किया, अगले हाउस ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड कर ली, तो वापस वहीं पे आएगा जहां से वो बनाया गया था, और उसके बाद उन अमेंडमेंट्स के वो प्रेसिडेंट को पेश किया जाएगा। ठीक है, दो तरह के सिनेरियो, एक तो बेसिक है कि एक ने बनाया दूसरे को दिया, दूसरे ने उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं करी तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को पास हो गया। एक क्या है कि भाई एक ने बनाया दूसरे को दिया, दूसरे ने कहा नहीं मुझे इसमें ये चेंज चाहिए, वो वापस से आया जहां से वो ओरिजिनेट हुआ था, जहां से वो इनिशिएट हुआ था, उन्होंने चेंज करा और उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तीसरा क्या है, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस सिनेरियो। इफ बिल इज ट्रांसमिटेड टू अ हाउस इज रिजेक्टेड or not passed within 90 days, or a bill sent to a house with amendment is not by that house, or a bill sent to a house with amendment is not passed by that house with such amendment, the bill at the request of the house in which it is originated shall be considered in the joint sitting of both the house. ठीक है, हाउसेस की जो बात हो रही है वो बेसिकली नेशनल असेंबली और सेनेट की हो रही है। ठीक है, अगर एक बिल बनाया गया, ओरिजिनेट हुआ और नॉट पास्ड विद इन 90 डेज, नेशनल असेंबली ने फॉर एग्जांपल बनाया, सेनेट को दिया, सेनेट ने 90 दिन के अंदर पास नहीं किया, या बिल सेंट टू अ हाउस विद अमेंडमेंट्स इज नॉट पास्ड बाय दैट हाउस विद सच अमेंडमेंट्स, या सेनेट ने उसको वापस करा कि आप इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करें और नेशनल असेंबली ने वो अमेंडमेंट नहीं करी, the bill at the request of the house in which it is originated shall be considered in the joint sitting of both houses.
ठीक है। अब क्या होगा, आपको एक ज्वाइंट सिटिंग रखनी पड़ेगी, ठीक है। वो आप ज्वाइंट सिटिंग रखेंगे। अब एक पहला क्या था, बेसिक सिनेरियो था, एक ने बनाया दूसरे को दिया, उसने सेम कुछ चेंज नहीं कराया, आगे चला गया प्रेसिडेंट के बाद। दूसरा क्या था, एक ने बनाया दूसरे ने चेंज करा, चेंज की रिक्वायरमेंट डाली, आपने उसको अमेंड करा, चेंज करा और वापस से प्रेसिडेंट को दे दिया, आप वो है जिसने इनिशिएट करा। तीसरा क्या है, आपने बनाया, आपने सेनेट को दिया या जिसको भी दिया, ठीक है, जो भी आपने नेक्स्ट हाउस को दिया, ठीक है, उन्होंने 90 दिन के अंदर उसे पास नहीं करा, या उन्होंने जब वो वापस दिया, या तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया या उसको 90 दिन के अंदर पास नहीं करा, या उसमें कोई अमेंडमेंट्स उनको रिक्वायर्ड थी, आपने वो अमेंडमेंट नहीं करी, तो अब आप जहां से बिल ओरिजिनेट हुआ था, इनिशिएट हुआ था, वो एक ज्वाइंट मीटिंग की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि भाई हम ये अमेंडमेंट्स आप चाह रहे हैं, लेकिन हम इस पे एक ज्वाइंट मीटिंग चाह रहे हैं, तो वो बेसिकली एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, दैट इज नेशनल असेंबली एंड द सेनेट, and if it is passed by the votes of the majority of the members present and voting in the joint sitting, it shall be presented to president for assent। ठीक है जी। अब क्या होगा, एक ज्वाइंट सिटिंग होगी, ज्वाइंट सिटिंग में दोनों बात लोग अपने पॉइंट्स रखेंगे, वो बोलेंगे सेनेट वाले के भाई हम क्यों अमेंडमेंट्स चाह रहे हैं, नेशनल असेंबली बोलेगी हम ये अमेंडमेंट इसलिए नहीं करना चाह रहे। अब होगा क्या, अब बेसिकली अब बेसिकली दोनों जो है वो एक ज्वाइंट सिटिंग करेंगे और उसमें वोटिंग होगी, ठीक है। उसमें वोटिंग के बाद जो है वो फिर बिल प्रेसिडेंट को पास कर दिया जाएगा, जिसके ज्यादा मेंबर उसके ज्यादा वोट। एक मिनट होल्ड करें। ठीक है, अब ये तो हमारे पास तीन सिनेरियो हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रेसिडेंट, सॉरी, रिटर्न बाय प्रेसिडेंट सिनेरियो। अब चौथा सिनेरियो क्या है, when the president has returned a bill to the parliament it shall be reconsidered by the parliament in joint sitting, and if it is again passed with or without amendment by the parliament by the votes of the majority of the members of both houses present and voting, it shall be presented to the president for assent। अब चौथा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट के पास से कोई बिल वापस आ जाए, मतलब नेशनल से निकला,
सेनेट से निकल गया, लेकिन प्रेसिडेंट ने ही वापस कर दिया कि आप इसको रिकंसीडर करें। अपने कुछ उसकी जो रिजर्वेशंस थी उनके साथ प्रेसिडेंट ने कहा कि आप इसको रिकंसीडर करें। अब फिर एक ज्वाइंट सिटिंग होगी, ठीक है, reconsidered by the public in joint sitting if it is again passed with or without amendment by the president। अब क्या होगा, एक ज्वाइंट सिटिंग होगी और फिर उस पे वोटिंग होगी, तो जो भी मेजॉरिटी वगैरह से अब विद और विदाउट अमेंडमेंट किसी भी तरह से हो सकता है, वो दोबारा से प्रेसिडेंट को फिर प्रेजेंट किया जाएगा। फिर assent by the president, the president shall within 10 days assent to the bill or return it to the parliament for reconsideration in case of a bill other than money bill of any provision और एनी अमेंडमेंट देयरइन। ठीक है, मनी बिल के अलावा जितने भी बिल्स होंगे प्रेसिडेंट को 10 दिन के अंदर अंदर या तो उसको अप्रूव करना है, ठीक है, या वो रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा से पार्लियामेंट को देना है। ठीक है, या तो 10 दिन के अंदर उस पर अपना एसेंट शो करा देना है कि हाँ ठीक है मैं एग्री हूं, या 10 दिन के अंदर वो पार्लियामेंट को रिटर्न करना है। लैप्स ऑफ बिल, इन केस अ बिल इज पेंडिंग इन द नेशनल असेंबली और पास्ड बाय इट इज पेंडिंग इन द सेनेट, या तो बिल नेशनल असेंबली में पेंडिंग रह गया, या इन केस अ बिल इज पेंडिंग इन द नेशनल असेंबली और पास्ड बाय इट is pending in the Senate, the bill shall lapse on the dissolution of National Assembly. If the bill is pending in the Senate not passed by the National Assembly, shall not lapse on dissolution of the National Assembly. देखिए नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, अगर कोई बिल नेशनल असेंबली के पास ही था, अभी इन्होंने सेनेट को पास नहीं करा था और नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई, तो बिल भी आपका लैप्स हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसा बिल था जो नेशनल असेंबली, क्योंकि पहला हाउस नेशनल असेंबली होता है, ठीक है, नेशनल असेंबली ने बनाया लेकिन नेशनल असेंबली ने वो सेनेट को दिया और उसके बाद नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई, तो वो बिल लैप्स नहीं होगा, वो बिल प्रॉपर रहेगा और सेनेट के बाद फिर आगे जाएगा। मनी बिल जो आपके होते हैं, जो मनी बिल होते हैं रेवेन्यू से लिंक, आपको किस तरह से रेवेन्यू रेज करना है, ये सारी चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, मनी बिल शैल ओरिजिनेट इन द नेशनल असेंबली एंड आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द असेंबली इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। मनी बिल कभी भी सेनेट में नहीं दिया जाता। मनी बिल रेवेन्यू रेस का बिल होता है, वो डायरेक्ट जो है नेशनल असेंबली लेती है, ठीक है, और नेशनल असेंबली डायरेक्ट उसको प्रेसिडेंट को देती है। अब देखें इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, वजह ये कि नेशनल असेंबली में वही पार्टी होती है जिसकी मेजॉरिटी होती है, वही बिल निकालती है। अब वो पार्टी जब निकाल रही है और उसकी वजह ज्यादा है, आपको पता है अपोजिशन भी बैठी होती है और सेनेट में सबकी सीट्स होती है बराबर, तो रेवेन्यू रेस के लिए बड़ा जरूरी काम है। रेवेन्यू रेस, रेवेन्यू के बिना कोई भी काम दुनिया में नहीं हो पाता, भले वो बिजनेस हो, आपका घर हो, कुछ भी हो, ठीक है, रेवेन्यू के बिना कोई भी चीज नहीं चल पाती जब तक आपकी इनकम ना हो। पैसा पैसे को खींचता है, पैसे होंगे तो पैसा आएगा वरना नहीं आता, ठीक है, रेवेन्यू बड़ा जरूरी काम है। ये भी मुमकिन है कि अगर सेनेट में वो दिया जाए तो सेनेट उसको रोक के अगले को टफ टाइम देने के लिए, क्योंकि सेनेट में सबकी पावर बराबर है, इसीलिए मनी बिल को रखा गया है कि वो नेशनल असेंबली के बाद डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है, ये तो चीजें थी एक्ट की। अगर आपने एक्ट बनाना है, ठीक है, ऑर्डिनेंस भी होता है, प्रेसिडेंट भी बड़ा पावरफुल होता है। देखिए, द प्रेसिडेंट इफ इट डीम्स नेसेसरी टू टेक इमीडिएट एक्शन ही हैज टू पावर टू मेक एन ऑर्डिनेंस। ये तो था तरीकेकार एक्ट का कि बिल आ रहा है नेशनल असेंबली से सेनेट में जा रहा है, सेनेट बाद डायरेक्ट पास कर रहा है, तो प्रेसिडेंट के बाद नहीं कर रहा, तो वो एक अलग चीज है। ये एक्ट बनाने का तरीकेकार है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब हम डायरेक्ट प्रेसिडेंट से कोई चीज निकाल दें। यहाँ तो एक प्रॉपर हिरार्की के थ्रू आ रहा है ना, नेशनल असेंबली पे सेनेट फिर प्रेसिडेंट। अगर कोई भी चीज आप डायरेक्ट निकाल दें तो वो बन जाती है ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट से। और कब होगा, जब प्रेसिडेंट को लगेगा जरूरी। द प्रेसिडेंट इफ deems necessary to take immediate action he has power to make an ordinance when the national assembly is not in session. Such ordinance promulgated thus shall have the same force and effect as an act of the parliament. ठीक है, कह रहे हैं कि जब भी प्रेसिडेंट को जरूरी लगे वो ऑर्डिनेंस निकाल सकता है, उसके बाद ये पावर होती है। लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा कब करता है, जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई हुई होती है आपकी, ठीक है, नेशनल असेंबली आपकी डिसॉल्व होती है, वो कर दे। लेकिन वो अलग बात है कि नेशनल असेंबली मौजूद होती है, उसके बाद भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकाल देते थे। जैसे कि मुशर्रफ साहब ने बहुत ऑर्डिनेंस निकाले थे, नेशनल असेंबली भी फॉर्म थी, सारी चीजें थी, फिर भी वो निकाल देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो लोग बैठे हुए ये इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए, ठीक है, उनको ऐसा फील होता था तो वो निकाल देते थे।
या जो भी वजह थी उन्होंने करा ये काम। लेकिन तरीकेकार यही होता है कि जब नेशनल असेंबली आपकी डिसॉल्व हुई होती है तभी आप ऑर्डिनेंस वगैरह पास कर रहे होते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा जी, मजीद, द ऑर्डिनेंस शैल स्टैंड रिपील्ड आफ्टर 120 days इफ इट इज नॉट प्रेजेंटेड और पास्ड। ऑर्डिनेंस निकलने के 120 दिन के अंदर अंदर by the National Assembly in case of money bill and by both houses if it other than money bill। अगर ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने निकाला है, अब 120 दिन के अंदर अंदर जरूरी है कि वो नेशनल असेंबली से भी पास हो जाए और सेनेट से भी पास हो जाए। लेकिन अगर सिर्फ मनी बिल निकाला था कहते प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस के तौर पे, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली से पास होगा, उसको सेनेट के पास भेजने की जरूरत नहीं है। और ऑर्डिनेंस उसी सूरत में निकाले जाते हैं नॉर्मली जब आपकी असेंबलीज डिसॉल्व होती है। अगर आपकी असेंबली बनी हुई है तो फिर आप एक्ट ही बनाते हैं, और वो इसी तरह से बनाते हैं कि हम नेशनल असेंबली रेस करती है, सेनेट आता है, सेनेट के बाद प्रेसिडेंट आता है। ठीक है जी, क्लियर है पूरा प्रोसीजर? कल आपका एंड हो जाएगा लीगल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। आगे चलूं? अच्छा जी, डेलीगेटेड पे आ जाते हैं। आज का लास्ट टॉपिक यही रखेंगे, डेलीगेटेड। कल हम कोर्ट को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पावर इज गिवन टू एन एग्जीक्यूटिव, अ मिनिस्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, a minister or public body to make subordinate or delegated legislation for specified purpose only. Example, local authorities are given statutory powers to make bylaws which apply within a specific locality. ठीक है, आप अपना क्या करते हैं, लेजिस्लेशन को डेलीगेट कर देते हैं। ठीक है, कि आप एग्जीक्यूटिव या मिनिस्टर्स को डेलीगेट कर देते हैं बॉडी को, कि वो अपने हिसाब से जो है वो पावर्स वगैरह उनको दे देते हैं कि वो लॉ वहां के लोकल लोकेलिटी के लिए बना सके। जैसे कि अगर आप देखें तो क्रिप्टो करेंसी की मैं बात करूं तो वहां पे लीगल हो गई है केपीके में, लेकिन बाकी तमाम सूबों में वो इलीगल है। ठीक है, तो डेलीगेशंस क्या है, बेसिकली पावर को डेलीगेट कर दिया है लोकल बॉडीज को कि वो अपने हिसाब से अपनी लोकल लोकेलिटी के हिसाब से लॉज को बना सके और उसको वहां पे इंप्लीमेंट करा सके। कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब कंट्रोल किस तरह करना है? ठीक है, पहले तो एक पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, दूसरा ज्यूडिकल कंट्रोल है, दोनों तरह से इसको कंट्रोल करना होता है। पार्लियामेंट हैज सम कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंड डिफाइनिंग द पावर टू मेक रूल्स। पार्लियामेंट कैसे कर सकती है, जब अथॉरिटी को आप डेलीगेट कर रहे हैं तो उसी वक्त उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस और उनका स्कोप डिफाइन करके करें। क्या आप उनको रिस्ट्रिक्शन भी बता दें कि ठीक है हम आपको लॉ बनाने की इजाजत तो दे रहे हैं कि आप अपनी लोकल लिमिट्स के अंदर बना सकते हैं, लेकिन आप पे ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप इस तरह से नहीं जा सकते, उस तरह से ये चीजों की आप रिस्ट्रिक्शन कर दें और उनका एक पावर बनाने का स्कोप डिफाइन कर दें। दूसरा जुडिकल कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल। ठीक है, आपका जो अदालती कंट्रोल होता है, रूल मेड अंडर डेलीगेटेड पावर टू मूव लेजिस्लेशन may be challenged in the courts on the ground that it exceeds the prescribed limit or has been without due compliance. If the objection is valid, the court declares it void. जो भी जुडिशियल कंट्रोल है वो क्या है कि अगर जो भी रूल डेलीगेटेड पावर के थ्रू बनाया गया है, ठीक है, लोकल लोकेलिटी के लिए डेलीगेटेड पावर के थ्रू बनाया गया है, वो कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। आप उसको चैलेंज कर दें, कोई भी चैलेंज कर सकता है उस ग्राउंड्स के ऊपर कि भाई ये एक या तो इनकी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से एक्सीड कर रहा है, जो इनको नेशनल असेंबली से पार्लियामेंट से लिमिट मिली थी ये उससे ज्यादा एक्सीड कर रहा है, नेशनल असेंबली नहीं सॉरी पार्लियामेंट से, जो भी इनको पार्लियामेंट से लिमिट मिली थी ये उससे एक्सीड कर रहा है, या जो भी इन्होंने लॉ बनाया है वो ड्यू डिलिजेंस से नहीं बनाया, कंप्लायंस नहीं है। ठीक है, हमारी कंप्लायंस नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई भी चीज के ऊपर आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्शन वैलिड होगा तो कोर्ट उसको वाइड कर देगा, उस रूल को खत्म कर देगा। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है?
एडवांटेज सबसे बड़ा टाइम सेविंग फॉर पार्लियामेंट, इट कैन फोकस ऑन ब्रॉड इशू। सबसे बड़ा एडवांटेज हमारी जो पार्लियामेंट है उसका टाइम सेव होगा और वो बड़े इश्यूज को देख सकेगी, छोटे मोटे इश्यूज को नहीं देखेगी। एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ पब्लिक एंड प्रोफेशनल बॉडीज यूटिलाइज, आपकी एक्सपर्ट नॉलेज आ जाएगी। लाजमी सी बात है, आप लोकल में जाएंगे तो लोकल की वहीं की पब्लिक की प्रोफेशनल बॉडीज हैं, वो उसको बेहतर समझती हैं, तो उनकी एक्सपर्ट नॉलेज आ जाएगी। दूसरा, इसको बनाना भी आसान है और इसको खत्म करना भी आसान है। कि लोकल ही बन रहा है, लोकल ही खत्म हो जाएगा, इतने मसले मसाइल नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप एक्ट में चेंज कराते हैं तो उसमें फिर बड़े मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, उसमें वो दोबारा से बिल पास होता है, फिर अमेंडमेंट्स होती हैं, फिर बोला फिर वो एक पूरा पार्लियामेंट में घूमता है। लेकिन एक चीज सिंपल वे में बन रही है, सिंपल वे में ही अमेंड हो जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। डिसएडवांटेज क्या है? अनडेमोक्रेटिक है। पहली बात, ऐसे लोग बना रहे हैं जो कि इलेक्टेड नहीं है। ठीक है, नॉन इलेक्टेड पर्सन बना रहे हैं, तो अनडेमोक्रेटिक है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है। फिर क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी ओवर सो मच पावर गिवन टू इंडिविजुअल, इसकी अकाउंटेबिलिटी में भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपने इंडिविजुअल्स को ज्यादा पावर दे दी है कि वो लॉ बना रहे हैं। तीसरा, लार्ज वॉल्यूम मेक्स इट डिफिकल्ट टू मैनेज एंड कीप दिस अप टू डेट, अगर वो बहुत ज्यादा लॉ लोकली बनाने लगेंगे तो एक तो उनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और उनको अपडेट रखना उससे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बना रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिकली डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। अच्छा, यहीं पे मैं एंड करता हूं इसको, आधा हो गया है, थोड़ा सा रह गया है, ये हम कल खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर फ्राइडे को हम देखते हैं हमें क्लास रखनी है नहीं रखनी। ठीक है, यहीं तक रखता हूं, कल हम कोट करेंगे। अगर यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें, कट कोट का एरिया कर लेंगे। और थोड़ा सा मैं आपको दो एक चीजें जो है वो लुकमान बेग साहब की किताब से भी पढ़ा दूंगा, जो कि इसमें मौजूद नहीं है, तो वो भी आपके लिए एक एडवांटेज हो जाएगा। और पेपरा रूल मैंने आपको शायद सेंड नहीं करा है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, और एमसीक्यूज वगैरह सारी चीजें सेंड कर दूंगा। हाँ, आज शाम में सेंड कर दूंगा एमसीक्यूज वगैरह। असल में मेरे जहन से निकल जाता है तो भूल गया था, मैं आज सेंड कर दूंगा। बल्कि मुझे सेल ऑफ गुड एक्ट के क्वेश्चंस भी सेंड करने। अच्छा, क्लासेस आपकी एंड हो जाएंगी, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है। आप मुझसे व्हाट्सएप वगैरह के ग्रुप पे तो है ना, तो उसमें आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा। लेकिन वो चीज नहीं पूछिएगा जो रिकॉर्डेड लेक्चर में मौजूद हो, थोड़ा कोशिश करिएगा कोई नई चीज पूछनी हो, कोई ऐसा सवाल हो जो आपको सॉल्व ना हो रहा हो तो आप पूछें। यहां तक सब क्लियर है? चलें जी, यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज।